क्लास टॉपिक हमारा था फोर्स टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल। नेक्स्ट अब इसकी एप्लीकेशन है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल की। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। और चूँकि बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्योरी पोर्शन है तो स्टूडेंट इससे काफ़ी घबराते हैं कि इस टॉपिक से। बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक्स और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बोर्ड में ये काफ़ी दफ़ा इसको देखा गया इस टॉपिक को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है? सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन। वन लाइन डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट करंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आपने लिखना है डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट करंट। आपने यहाँ पर मैयर का वर्ड यूज़ नहीं करना। अक्सर यहाँ पर गलती यही होती है कि स्टूडेंट इसमें ना मैयर का वर्ड यूज़ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। करंट डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट दूसरी चीज़ डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट इसमें जो है जी वो है जी प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल। तो अगर मैं उस प्रिंसिपल को यहाँ पर सिंपली स्टेट करूँ तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा या अल्फा। एंगल को आप जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर लें। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग टू द कॉयल, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ए एरिया ऑफ द कॉयल एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा। और कॉज ऑफ एंगल थीटा क्या चीज़ है? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द कॉयल। नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं जी इसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन। और जब कंस्ट्रक्शन की बात हो तो साथ इसके एक डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन में यूँ है कि सबसे पहले हम इसमें अटैच करते हैं एक मैग्नेट। एक तो पहले इसका बेसिक फ्रेम है ना, वो फ्रेम इसका यू शेप फ्रेम है। और इस यू शेप फ्रेम के साथ हमने अटैच कर रखे हैं मैग्नेट्स। एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ कहीं पर हम ड्रॉ कर लेते हैं जी ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। और दूसरे एंड पर यहाँ कहीं पर ये जी मैग्नेट का है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकल कर किधर जाती हैं? साउथ। दरमियान में एक कॉयल है हैविंग एन नंबर ऑफ लूप्स। यहाँ पर ये कॉयल आ गई। इस कॉयल को हमने करंट प्रोवाइड कर रखा है। और करंट प्रोवाइड करने के लिए हमने इसके साथ जो स्ट्रक्चर अटैच कर रखा है वो कुछ यूँ है कि यहाँ से एक वायर है जो इस तक करंट लेकर आ रही है। और इस वायर के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है मिरर। ये है मिरर। और इस मिरर के ऊपर यहाँ पर एक और वायर है जिसके लिए हम लिखते हैं एफ, फाइन मेटालिक थ्रेड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर और यहीं पर हमारे पास ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम नाम देते हैं ओ। और यहाँ पर ये ऊपर अटैच होता है, ये वाला पोर्शन ऊपर हमने फिक्स कर रखा होता है। और इसके साथ ये फाइन बिल्कुल बारीक सा थ्रेड होता है, इन अ सेंस मेटालिक वायर का। तो F स्टैंड्स फॉर फाइन मेटालिक थ्रेड, फाइन मेटालिक थ्रेड। नेक्स्ट इसमें मैंने दूसरा कंपोनेंट लगाया दैट इज़ M, दैट इज़ मिरर। नेक्स्ट हमने यहाँ पर अटैच की एक कॉयल C, मिरर। एक हमारे पास कॉयल C है और एक हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट है स्ट्रेंथ B के साथ। ठीक हो गया ना? तो ये कॉयल हैविंग n नंबर ऑफ लूप्स और लास्ट वन इज मैग्नेट। और भी चीज़ें हैं कुछ। कॉयल के नीचे वाले एंड पे जाए। अच्छा ये याद रखिएगा, ये वाला टर्मिनल यहाँ पर हम इसको बुक पे नाम दिया है O। और इस टर्मिनल को हम लिखते हैं कि ये इनपुट टर्मिनल है, कि यहाँ से ही हम करंट एंटर करते हैं और ये करंट यहाँ से फाइन मेटालिक थ्रेड से होता हुआ कॉयल तक आता है।
और कॉयल में से पास करने के बाद नीचे एक वायर में पहुंच जाता है और इस वायर के नीचे बिल्कुल एंड पे एक स्पाइरल रिंग लगा हुआ है, आप यूँ कह लें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आगे ये आउटपुट का आगे टर्मिनल ये काम करता है और ये टर्मिनल इससे आगे किस तरह काम करता है, एज एन आउटपुट ओ डैश। तो वो जो ओ है वो यूज़ होगा एज ए इनपुट और ओ को हम लिख देते हैं ओ विल बी यूज्ड एज इनपुट, ओ इनपुट का काम करेगा, जबकि ओ डैश इट विल बिहेव लाइक आउटपुट। ओ पुट होगा जी, ओ है जी हमारे पास इनपुट टर्मिनल और ओ डैश हमारे पास क्या है, दैट इज आउटपुट टर्मिनल। इस स्पाइरल रिंग का काम क्या है इसको हम सीखेंगे वर्किंग में आगे चल के। ये एस है यहाँ पर स्प्रिंग, और यहाँ पर ये आ गया एस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ इसके साथ मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए हमने लगा रखा होता है एक स्केल, और स्केल हम तकरीबन इस मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्केल रखा हुआ है कुछ यूँ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्केल एंड द मिरर इज़ अबाउट 1 मीटर। तो इस मिरर और इस स्केल की सिग्निफिकेंस आगे एक्सप्लेन होगी जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा जब हम वर्किंग में आएंगे। तो ये हमने एक स्केल रखा है जी मेजरमेंट के लिए, रीडिंग मेजर करने के लिए। इस स्केल के सेंटर में यहाँ पर 0 होता है, राइट साइड पर भी रीडिंग 1 2 3 इंक्रीज़ करती है, लेफ़्ट साइड पर भी रीडिंग इंक्रीज़ करती है। और इस स्केल का और मिरर के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है जी दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्केल एंड द मिरर इज़ अबाउट 1 मीटर। नेक्स्ट चीज़ अब यूँ है कि इसके अंदर अब आ जाते हैं हम वर्किंग पे। वर्किंग कि गैल्वेनोमीटर वर्क किस तरह से करता है। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग के लिए हम करते क्या हैं, इनपुट प्रोवाइड की जाती है इस पॉइंट पर, यहाँ से करंट फ्लो करता है इस कॉइल में। जब एक कॉइल में से करंट पास करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये कॉइल रोटेट करती है और उसका फार्मूला NIBA कॉस ऑफ एंगल थीटा। मैक्सिमम की बात करें तो सिर्फ कॉस थीटा वाले फैक्टर को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हम टॉर्क के बारे में कह सकते हैं दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू NIBA। ठीक है, इस टॉर्क को अब मैक्सिमम के लिए आपने याद रखना है NIBA, ये अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्ट करता है। अब ये टॉर्क क्या कर रहा है, ये इस कॉइल को रोटेट करता है। ये कॉइल क्या करता है जी, इस कॉइल को रोटेट करता है। अब जब ये कॉइल को रोटेट करेगा तो होगा क्या, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये मिरर भी रोटेट कर जाएगी। तो शुरू पर हमने करना क्या होता है, हमने यहाँ पर रखना होता है एक लाइट सोर्स। ये हमारे पास यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये लाइट सोर्स लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ये लाइट सोर्स यहाँ से लाइट इंसिडेंट करता है मिरर के ऊपर। मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है स्केल के ऊपर, और अभी तक अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमने इस लाइट के एंगल को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये लाइट बिल्कुल स्केल के 0 के ऊपर रिफ्लेक्ट हो। नेक्स्ट, जब आपने इस कॉइल में से करंट पास करवाना है, दिस कॉइल विल रोटेट, देयर विल बी अ टर्निंग इफेक्ट इन इट, एंड व्हेन देयर विल बी अ टर्निंग इफेक्ट, वो मिरर भी रोटेट कर जाएगा। जब वो मिरर रोटेट करेगा, क्योंकि कॉइल ऊपर अटैच है इस थ्रेड के साथ, तो मिरर रोटेट करेगा तो लाइट डिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंड व्हेन दिस लाइट विल डिफ्लेक्ट, तो लाइट 0 से लेफ़्ट साइड पर या 0 के राइट साइड पर मूव करेगी, और जितनी वो मूव करेगी उसी हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन भी पता कर लेंगे और करंट डिटेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि करंट पास कर रहा है। तो ये है पुराना तरीक़ेकार।
मॉडर्न जो हम आजकल लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर 2 स्पायरल रिंग लगे होते हैं, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नीडल स्केल के ऊपर रोटेट करती है, तो वहाँ से मेजरमेंट हो जाती है। ये पुराना मेथड है कि ये आपने रखा हुआ स्केल और यहाँ पर ये आपने रखा हुआ जी लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स की मदद से हम इसको मेजर कर लेते हैं डिफ्लेक्शन की मदद से। बहरहाल टॉर्क प्रोड्यूस हुआ NIDA, ये टॉर्क कॉइल को रोटेट करवा रहा है और कॉइल को रोटेट करवा कर मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज वो कॉइल को इस डायरेक्शन में लेके चल पड़ा। अब हमें कॉइल करंट डिटेक्ट कर लेने के बाद हमें कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी चाहिए, तो एक दूसरा टॉर्क एक्ट करता है जो इस कॉइल को वापस लेकर जाता है। दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल टॉर्क, टॉर्शनल इफेक्ट कह लें। तो ये जो टॉर्शनल इफेक्ट है ये क्या करेगा, ये इसको वापस लेकर जाएगा, ठीक कि कॉइल जो रोटेट हुई उस रोटेट हुई कॉइल को वापस लेकर जाएगा। सपोज़ आपके पास कोई पेज है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पेज है, इस पेज को मैं थोड़ा सा रोटेशन देता हूँ लाइक दिस, मैंने यूँ रोटेट किया इसको, तो जैसे मैं रिलीज़ करूँगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। फिर इसको देख लें, यूँ रिलीज़ करेंगे अपनी जगह पर वापस। सेम ऐसा ही इस कॉइल के साथ भी होगा, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये स्पायरल रिंग इसको वापस भेजेगा, तो वो टॉर्शनल इफेक्ट होगा। एंड दैट टॉर्शनल इफेक्ट विल बी इक्वल टू, दैट टॉर्शनल इफेक्ट शुड बी इक्वल टू, विल डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पे करेगा। एंगल पे किस तरह, अगर मैं थोड़ी सी डिफ्लेक्शन करूँगा थोड़ी सी इफेक्ट आएगा, अगर मैं ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता हूँ, ज़्यादा एंगल पे इसको टर्न करता हूँ, ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, एंगल के ऊपर, कि आप कितना एंगल रोटेट करते हैं। तो ये जो टॉर्शनल इफेक्ट है इसको मैं I का नाम दे देता हूँ, इसको मैं F का नाम कह लें टॉर्शनल इफेक्ट। तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, और यहाँ पर TF विल बी इक्वल टू C थीटा। यहाँ पर ये C क्या चीज़ है, यहाँ पर ये टॉर्शनल कांस्टेंट है, दिस C इज़ टॉर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी को आपने ख़त्म कर दिया और ख़त्म कर कर उसकी जगह पर लगाया कांस्टेंट, दिस T इज़ टॉर्शनल कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब अगर कॉइल इक्विलिब्रियम में हो, इफ़ कॉइल इज़ इन इक्विलिब्रियम, इफ़ कॉइल इज़ इन इक्विलिब्रियम, अगर कॉइल इक्विलिब्रियम में हो, देन दिस इनिशियल टॉर्क दैट इज रोटेटिंग द कॉइल, वो कॉइल को क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि कॉइल में से करंट पास कर रहा है, और ये उसको वापस क्यों लेकर जा रहा है, क्योंकि जब करंट ख़त्म हो गया, आपने पास करा के चेक कर लिया, तो ये वापस उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाएगा। सो दिस TF शुड बी इक्वल टू C थीटा। तो इन इक्विलिब्रियम टॉर्क I शुड बी इक्वल टू टॉर्क F, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। और अगर इन दोनों की हम वैल्यूज़ पुट करें तो TI ये इक्वल है NIBA एंड विच इज़ इक्वल टू C थीटा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ C की, तो दिस टॉर्शनल कांस्टेंट C इज इक्वल्स टू NIBA ओवर थीटा। तो यहाँ से हमने अब डिफाइन करना है नेक्स्ट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मतलब हमने गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है कि थोड़ा सा भी करंट पास करे डिटेक्ट करे। तो नेक्स्ट चीज़ आ गई वर्किंग के बाद अब आ गए हम नेक्स्ट चीज़ पर, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इसलिए चाहिए कि थोड़ा सा भी करंट पास करे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करे, बिल्कुल एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट भी पास करे तो वो डिफ्लेक्शन शो करे। क्यों? क्योंकि उसका काम ही यही है कि उस डिटेक्शन, अगर वो एक बहुत छोटे करंट पे डिटेक्ट नहीं कर रहा तो हमारे किसी काम का नहीं। सो
हमें गिल्वेनोमीटर सेंसिटिव बनाना है। गिल्वेनोमीटर सेंसिटिव बनाने पर से पहले एक चीज़ अपने जहन में क्लियर रखें, जब आप करंट आई पास करते हैं ना तो गिल्वेनोमीटर रोटेट करता है अप टू सम एंगल थीटा। तो हम ये बात कह सकते हैं करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि करंट ही रोटेशन प्रोड्यूस करवाता है। अगर करंट हम करंट नहीं बढ़ा सकते, क्यों? करंट की अमाउंट कम भी तो है ना, उसको भी तो डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर वो कैसे डिटेक्ट होगा? तो इसलिए करंट की बात नहीं है, इन बाकी फैक्टर से कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ द गिल्वेनोमीटर को हम डिफाइन करते हैं एंगल पर यूनिट करंट, ठीक है ना, एंगल थीटा पर यूनिट करंट, कि जो स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन होनी चाहिए वो स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन हो जब एक माइक्रो एम्पेयर करंट पास करे। 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल व्हेन करंट इज 1 माइक्रो एम्पेयर, एटलीस्ट 1 माइक्रो एम्पेयर। तो इसको मैं प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ। दिस थीटा ओवर आई इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, this theta over I is called sensitivity of the galvanometer, and it is defined as 1 millimeter deflection on scale which is placed 1 meter away, placed 1 meter away from the coil as a current of microampere passes through it, as a current of microampere passes, कि जब एक माइक्रो एम्पेयर करंट पास करे तो स्केल के ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन हो, 1 मिलीमीटर, और वो कितने दूर पड़ा होना चाहिए स्केल, दैट स्केल शुड बी 1 मीटर अवे फ्रॉम द कॉइल। नेक्स्ट, दिस थीटा ओवर आई को अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, दिस थीटा ओवर आई विल बी इक्वल टू, मैं थीटा को शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पर, आई आकर कर रहा हूँ डिवाइड, थीटा ओवर आई विल बी इक्वल टू एन बी ए ओवर सी, ठीक है, एन बी ए ओवर सी। तो मतलब हमने इस एन बी ए ओवर सी इस फैक्टर को बढ़ाना है। अगर ये फैक्टर बढ़ गया, सेंसिटिविटी ऑफ द गिल्वेनोमीटर बढ़ जाएगी। तो इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, अब उनको देखते हैं। पहली जेन में चीज़ आती है नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें। नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाएंगे ना तो आप इस कॉयल को हैवी कर बैठेंगे। अब ये कॉयल अगर हैवी हो गई तो सेंसिटिविटी कम होगी इन अ सेंस। खुद सोचा जाए तो उस कॉयल का चूँकि मैस वेट बढ़ेगा, उसको रोटेट करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एन कोई फैक्टर नहीं है बढ़ाने वाला, नो नीड ऑफ दैट। नेक्स्ट जेन में आता है एरिया बढ़ा दें कॉयल का। कॉयल का एरिया बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, हाँ कॉयल का एरिया बढ़ाने पर बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क और एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप एरिया बढ़ाएंगे गिल्वेनोमीटर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, पोर्टेबल नहीं रहेगा, शिफ्टिंग ईजी नहीं है, अब एरिया भी नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट चीज़ यही जेन में आती है, बस फिर बी बढ़ा दें। जी हाँ, ये मैग्नेट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात नहीं है कि आप बड़े बड़ा मैग्नेट इतना बड़ा लगा दें और कह दें कि आप बेहतर हो गया। नो, एज़ कम्पेयर टू द कॉयल, मैग्नेट का साइज़ बड़ा करके, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सो हियर वी विल इंक्रीज द फैक्टर बी। हम इस फैक्टर बी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट चीज़ अब इसमें आ जाते हैं कि अब इस गिल्वेनोमीटर को हमने सेंसिटिविटी उसकी देख ली, उसकी वर्किंग देख ली। अब गिल्वेनोमीटर के अंदर कुछ और चीज़ें जो पूछी जाती हैं उनको डिस्कस करते हैं, मेजरमेंट वगैरह। नेक्स्ट, जब आपने वर्किंग सीख ली तो अब आ जाते हैं मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट के आप वैल्यू किस तरह से गिल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। गिल्वेनोमीटर से जब हम मेजरमेंट कर रहे हों तो गिल्वेनोमीटर से मेजरमेंट करते वक्त 2 तरीक़ेकार यूज़ किए जाते रहे हैं। एक पुराना मेथड है। पुराने मेथड में क्या है
कि हम यहाँ से करंट पास करते हैं, हम जब इस कॉइल में से करंट पास करते हैं तो कॉइल रोटेट करती है। उस रोटेशन का एंगल फाइंड करने के लिए हमने सामने मिरर लगा रखा है, एक लाइट इंसिडेंट करनी है, वो मिरर पे हिट करेगी, मिरर को हिट करके इस पॉइंट ओ पे 0 पे अभी तक कोई करंट पास नहीं कर रहा। अब आपने क्या करना है, इस कॉइल को रोटेट करवाएं तो मिरर रोटेट करेगा। अब मिरर जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होकर आपकी तरफ आ रही है, जैसे मैं मिरर रोटेट करूँगा यहाँ से इंसिडेंट होकर आपसे अवे हो जाएगी, तो वो स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन शो हो गई। अब लाइट का स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाना वो इस चीज़ को शो कर जाता है कि करंट पास कर रहा है, तभी तो उस कॉइल के अंदर हमने डिफ्लेक्शन देखी। नेक्स्ट दूसरा तरीक़ेकार क्या है? दूसरा तरीक़ेकार इसमें क्या है कि इसके अंदर स्पायरल्स लगे होते हैं। जो मॉडर्न है ना गैल्वेनोमीटर, तो हम इसके साथ यहाँ पर नीडल अटैच करते हैं। तो नीडल के साथ, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल के साथ अटैच होते हैं स्पायरल। ये जिस तरह आपने देखा होगा एक टॉयज़ के अंदर भी स्प्रिंग होता है, वो टॉय कार जिसको आप बैक साइड पे थोड़ा सा रिवर्स ला के रिलीज़ करते हैं तो काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसके अंदर भी इस तरह का एक स्पायरल रिंग होता है। यही स्पायरल रिंग हम सॉफ्ट मटेरियल का यहाँ पर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जब हम इस स्पायरल रिंग को यूज़ करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद इस नीडल को डिफ्लेक्ट करवाता है। ठीक, तो ये नीडल जब रोटेट करेगी यहाँ पर 0, इस साइड पर पॉजिटिव, इस साइड पर नेगेटिव, तो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। और गैल्वेनोमीटर में याद रखिएगा, एक छोटा सा भी करंट पास करे नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देती है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने का मतलब है देयर इज़ अ करंट। असल में हो क्या रहा होता है, कॉइल ने तो रोटेट करना है, वो तो पूरा अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने की होती है कि रोटेशन कंप्लीट हो जाए, लेकिन चूंकि ये सेटअप नीचे स्प्रिंग जो है उसको पूरी रोटेशन नहीं करने देता, तो वो आपको फुल स्केल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करके तो दिखाएगी। तो नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। नीडल का पॉजिटिव और नीडल का नेगेटिव साइड पर डिफ्लेक्ट करना करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब अगर तो आपने टर्मिनल्स को ठीक से अटैच किया है फिर तो पॉजिटिव, अगर आपने टर्मिनल को उल्टा अटैच कर रखा है फिर वो रिवर्स साइड पर डिफ्लेक्शन शो कर देगी। नेक्स्ट आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं। गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते वक्त जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो आप इसको कह लें प्रिकॉशन। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब हम गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं ना, तो चूंकि वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल यूँ वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है। जब गैल्वेनोमीटर की नीडल ऑसिलेट करेगी ना तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो ठीक मेजरमेंट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। क्योंकि अगर वो गैल्वेनोमीटर को आपने ऑसिलेट कर रही है, नीडल कहीं यहाँ पर है, आपने एक एक्सपेरिमेंट बहुत तेज़ी से अगला परफॉर्म करना है, आपने फिर वही गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, अब नीडल यहाँ से आगे मूव करेगी तो वो रीडिंग आपको ठीक मेजर नहीं होगी। जब रीडिंग ठीक मेजर नहीं होगी तो हमारे रिज़ल्ट्स ख़राब हो गए। तो इसके लिए प्रिकॉशन ये है कि आप वेट करें थोड़ा सा ताकि नीडल एक दफ़ा सेंटर में आ जाए, और हमें यही इसकी मेन प्रिकॉशन है। और दूसरा कोशिश कीजिए करें कि गैल्वेनोमीटर के ऊपर रेंज भी मेंशन होती है, तो उस रेंज से ज़्यादा करंट पास ना करवाएं, क्योंकि ये बहुत फाइन थ्रेड है और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स है की तो इस कॉइल के टूटने के चांसेस होते हैं। अक्सर लैब में ऐसा हो जाता है कि वो नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर टूट जाती है। उसके टूटने के पीछे वजह ही यही है कि उसकी रेंज से ज़्यादा करंट पास ना करे। हर गैल्वेनोमीटर की एक रेंज होती है, क्योंकि ये जो कॉइल है इसके दरमियान में फोर्स और वो सारे फैक्टर्स हमने जेहन में रखने होते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को आपने ज़रूर नोट करना है। तो ये 2 प्रिकॉशंस हो गई। नेक्स्ट इसमें आखिरी चीज़ एक लिखी हुई है, दैट इज़ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। दैट इज़ डेड बीट गैल्वेनोमीटर, एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी नीडल फ़ौरन ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए एज द करंट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब जैसे ही करंट आपने विदड्रॉ किया, करंट हटाया, गैल्वेनोमीटर की नीडल फ़ौरन से अगर 0 पर आ जाए तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम नाम देते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, नीडल डिफ्लेक्ट करती है, ऑसिलेट करती है। अगर करंट रोक दिया, ख़त्म किया, तो जैसे ही करंट हटाया नीडल फ़ौरन 0 पर आ जाए, ऐसे गैल्वेनोमीटर को नाम क्या दिया जाता है, सच गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर।
अब गिल्वेनोमीटर हमें किस तरह का लैब में प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट चीज़, हमें जो लैब में गिल्वेनोमीटर मिलता है उसकी शेप कुछ यूँ होती है कि यहाँ पर उसकी स्क्रीन है एक, जिसके ऊपर वो स्केल बना होता है, और इसके नीचे यहाँ पर टर्मिनल्स अटैच होते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर टर्मिनल्स अटैच होते हैं, इन्हीं टर्मिनल से इसकी मेजरमेंट होती है। और यहाँ पर इसका कुछ यूँ बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है, यूँ एक बॉक्स सा बना होता है, जस्ट लाइक दिस। और इसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल सामने बने होते हैं और एक तरफ सामने स्क्रीन बनी होती है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है सारे का सारा, ये ऊपर वाला पोर्शन सारे का सारा स्क्रीन का है। ये पोर्शन जो है ये सारे का सारा है स्क्रीन का। इस पोर्शन के ऊपर गिल्वेनोमीटर की नीडल, इस पोर्शन में सारी की सारी जी क्या होती है जी, गिल्वेनोमीटर की नीडल, स्केल बना होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर दरमियान में लिखा होगा 0, यहाँ पर कुछ लाइंस होंगी, यहाँ पर पॉजिटिव में मैक्सिमम, यहाँ पर इस तरह की लाइंस, और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव में मैक्सिमम। दरमियान में यहाँ पर एक नीडल जो कि वैल्यू शो करेगी, और यहाँ पर नीचे बने होते हैं टर्मिनल्स। यहाँ पर लगे होते हैं जी इसके टर्मिनल्स 1 और ये टर्मिनल 2 इनपुट के लिए। एक को हमने कलर दिया होता है रेड, दूसरे को हमने कलर दिया होता है ब्लैक। तो अगर उसी तरह से बना दें तो यहाँ पर एक हम शो करते हैं रेड से, दूसरा जो हम शो करते हैं वो हम शो करते हैं जी ब्लैक से। तो इससे आपको अंदाज़ा रहता है कि लाइव वायर कहाँ पर अटैच करनी है और न्यूट्रल वायर। तो ये जो रेड वाला है इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइव वायर के लिए, और ये जो ब्लैक वाला है दैट इज़ यूज़ फॉर न्यूट्रल वायर। ठीक हो गया। अगर लाइव वायर लाइव में अटैच हो, न्यूट्रल वायर में अटैच हो, तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की साइड पे, राइट साइड पे। और अगर आप उल्ट कनेक्शन कर दें तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पर, नेगेटिव वाली साइड। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये, इसको अटैम्प्ट करने का प्रॉपर तरीका कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी जाएँ। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद एक प्रॉपर डायग्राम बेसिक स्ट्रक्चर की, और प्रिंसिपल उसका एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद सारे के सारे प्रूफ्स, फिर डिस्कस करें कि गिल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से क्या मुराद है, और देन उसकी मेजरमेंट, फिर प्रिकॉशंस, और लास्ट है जी डेड बीट गिल्वेनोमीटर कि डेड बीट गिल्वेनोमीटर क्या होता है। और एंड पे आपने उसकी ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।